हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको यूनिट नंबर 5 का पहला टॉपिक पढ़ा दिया था और उस टॉपिक का नाम था विज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति। इस वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ और उस टॉपिक का नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्य। तो देखिएगा, विज्ञान के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं। नंबर 1 ज्ञानात्मक उद्देश्य, नंबर 2 भावनात्मक उद्देश्य, नंबर 3 क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य 1956 में बीएस ब्लूम ने बताया और ये क्वेश्चन रीट एग्जाम के अंदर भी पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य 1956 में किस व्यक्ति के द्वारा बताया गया, तो उस व्यक्ति का नाम है बीएस ब्लूम। चलिएगा, दूसरा उद्देश्य है भावनात्मक उद्देश्य। भावनात्मक उद्देश्य 1964 में करथवाल ने बताया। किसने बताया? करथवाल ने बताया। और इस उद्देश्य के वैज्ञानिक के नाम को याद रखने का जो तरीका है, वो तरीका यहाँ लिखा हुआ है कि भावना का गांव कटराथल है। भावना का गांव क्या है? कटराथल। तो देखो, भावना से हो गया भावनात्मक उद्देश्य और कटराथल से हो गया करथवाल। कटराथल हमारे सीकर ज़िले में एक छोटा सा गांव है। तो याद रखिएगा, कटराथल से करथवाल और भावना से भावनात्मक उद्देश्य। चलिएगा, तीसरा जो उद्देश्य है वो है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य 1969 में सिम्पसन ने बताया। किसने बताया? सिम्पसन ने बताया। और इसको याद रखने का जो तरीका है वो है क्रिसमस। क्या है? क्रिसमस। देखिएगा, क्री से क्रियात्मक उद्देश्य, क्री से क्रियात्मक उद्देश्य, और ये जो स्मस है, इससे ये शब्द आपको याद रखना है, सिम्पसन। ये थोड़ा आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ ताकि वैज्ञानिक के नाम या जो भी आपको व्यक्ति के नाम है वो आसानी से वहाँ पर एग्जाम में याद आ जाए। तो यहाँ पे मैंने विज्ञान के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य आपको बताए: ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। यहाँ पे देखिएगा, भावनात्मक उद्देश्य का तात्पर्य है मन की कल्पना, ख्याल, विचार, चिंतन या ध्यान। तो इसमें ज़्यादा कोई डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपको याद करना है और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो 99.99% इसी में से आने वाला है। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य किसने दिया? बीएस ब्लूम ने दिया। और ये चूँकि एग्ज़ाम में आ चुका है इसलिए आपको याद भी हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसकी ट्रिक आपके सामने पेश नहीं की है, बताई नहीं है। चलिएगा, उपरोक्त तीनों उद्देश्यों को सम्मिलित रूप से शैक्षिक उद्देश्य भी कहा जाता है। तो मान लो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए, शैक्षिक उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य शामिल हैं? तो नंबर 1 ज्ञानात्मक उद्देश्य, नंबर 2 भावनात्मक उद्देश्य और नंबर 3 क्रियात्मक उद्देश्य। अब देखिएगा, रीट 2015 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का क्रम क्या था। तो ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का क्रम था ज्ञान, भाव, क्रिया। ज्ञान को मैंने जी से डिनोट किया, भाव को मैंने बी से डिनोट किया और क्रिया को मैंने के से डिनोट किया। तो बताओ, शॉर्टकट तरीके से आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? जी, बी, के। तो ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का क्रम था जी, जी मीन्स ज्ञान, बी मीन्स भाव, के मीन्स क्रिया, और 1 2 3 ये मैंने इसकी नंबरिंग कर दी है ताकि आप अगला जो उद्देश्य पढ़ो उसका जो क्रम पढ़ो तो उसके अंदर अपन इसको अरेंज कर सकें। तो वर्तमान शैक्षिक उद्देश्यों का क्रम क्या है? तो वर्तमान शैक्षिक उद्देश्यों का क्रम है जी के बी, यानी इस के को हम कहाँ लेके आ गए?
बीच में लेके आ गए। तो GKB, तो पहले 1 2 3 था, तो अब क्या हो जाएगा 1 3 2 हो जाएगा, 1 3 2 हो जाएगा। चलेगा। प्राचीन शिक्षा पद्धति के उद्देश्यों का क्रम, ये भी आपको याद करना है, और ये है 2 3 1। तो आप इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। और वो GKB था, वो अब क्या बन गया, BKG बन गया। वो क्या बन गया, BKG बन गया। इसका मतलब जो नंबरिंग हो गई वो किस प्रकार हो गई, 2 3 1। तो देखो कैसे याद करोगे, शैक्षिक, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का क्रम, वर्तमान शैक्षिक उद्देश्यों का क्रम, और प्राचीन। तो ब्लूम ने कहा था GBK, तो इसको 1 2 3 कहा। फिर हमने वर्तमान शैक्षिक उद्देश्यों के क्रम में क्या किया, इस 3 को हम 1 और 2 के बीच में लेके आ गए, तो क्रम हो गया 1 3 2, यानी GKB। और प्राचीन शिक्षा पद्धति के उद्देश्यों के क्रम में हमने क्या याद किया, BKG, यानी जो हमारी नंबरिंग थी वो किस प्रकार हो गई, 2 3 1 हो गई। तो आप अपनी रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलिएगा, हम बात करते हैं उद्देश्यों का वर्गीकरण। उद्देश्यों का वर्गीकरण, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। और रीट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण सुनिएगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य के 3 स्तर बनाए गए। ज्ञानात्मक उद्देश्य के कितने स्तर बनाए गए, 3 स्तर बनाए गए। नंबर 1 निम्न स्तर, नंबर 2 मध्य स्तर, और नंबर 3 उच्च स्तर। तो आपको सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य के कितने स्तर बनाए गए, 3 स्तर बनाए गए। आप आगे जो उद्देश्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे उन सब में 3-3 स्तर ही आने वाले हैं। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि शैक्षिक जो उद्देश्य होते हैं उनके कितने स्तर होते हैं। आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है 1 2 3 4। तो आपको याद रखना है 3 स्तर होते हैं, एक होता है निम्न स्तर, एक होता है मध्य स्तर, और एक क्या होता है, उच्च स्तर होता है। तो हम बात कर रहे हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के 3 स्तर बनाए गए, निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर। निम्न स्तर में रखा गया ज्ञान एवं बोध को। ज्ञान एवं बोध को, बोध का मतलब क्या होता है, जानकारी। मध्य स्तर में रखा गया ज्ञानोपयोग और विश्लेषण को, और उच्च स्तर में किसको रखा गया, संश्लेषण एवं मूल्यांकन को। तो याद रखना है, निम्न स्तर में ज्ञान एवं बोध को रखा गया, मध्य स्तर में ज्ञानोपयोग एवं विश्लेषण को रखा गया, और उच्च स्तर में संश्लेषण एवं मूल्यांकन को रखा गया। तो इसको याद करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे आप इसको अगर पढ़ोगे तो बिल्कुल भी ये याद नहीं होगा, और याद अगर ज़बरदस्ती कर भी लोगे तो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक मैंने बनाई है। वो ट्रिक क्या है, ज्ञानश्री की बुद्धि, ज्ञानश्री की बुद्धि का विश्लेषण संश्लेषण करके मूल्यांकन करके आओ। देखो ज्ञानश्री क्या मतलब है इसका, ज्ञान से एक तो हो गया ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा ज्ञानश्री, ज्ञानश्री से ज्ञान हो गया, क्या हो गया, ज्ञान की बुद्धि, बुद्धि से हम याद रखेंगे बोध। तो बताओ ज्ञान और बोध तो किस में आ गया, निम्न स्तर में। आपसे ये नहीं पूछा जाता निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर, इस बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आता। आपसे इतना पूछा जाएगा जैसे बोध को किस उद्देश्य में रखा गया है, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में रखा गया है। विश्लेषण संश्लेषण को किस में रखा गया है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो ज्ञानश्री की बुद्धि, तो ज्ञान बोध का विश्लेषण संश्लेषण। तो बताओ विश्लेषण ये हो गया और ये क्या हो गया, संश्लेषण हो गया। और ज्ञान से आपको ये वाला ज्ञान याद आ जाएगा, ज्ञानोपयोग याद आ जाएगा, बुद्धि से आपको बोध दिखाई दे जाएगा आपके दिमाग में, उसको आप याद कर पाओगे। और संश्लेषण विश्लेषण से ये शब्द आपको याद आ जाएंगे, और मूल्यांकन करके आओ तो उससे आपको क्या याद आ जाएगा, मूल्यांकन। तो आपसे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल्यांकन को किस प्रकार के उद्देश्य में शामिल किया गया है, तो मूल्यांकन को किस में शामिल किया गया है, ज्ञानात्मक उद्देश्य में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संश्लेषण विश्लेषण आदि को किस में शामिल किया गया है, ज्ञानात्मक उद्देश्य में। चलिएगा, अब हम बात करेंगे भावनात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण। तो भावनात्मक उद्देश्य के भी कितने स्तर हैं, 3, निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर।
निम्न स्तर में अनुग्रहण अनुक्रिया, निम्न स्तर में क्या क्या आते हैं, अनुग्रहण और अनुक्रिया। मध्य स्तर में आता है अनुमूल्यन और प्रत्ययीकरण, और उच्च स्तर में आता है व्यवस्थापन और चरित्र निर्माण। तो अब इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स है ना, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा प्रत्ययीकरण किस प्रकार के उद्देश्य में शामिल किया गया, इस प्रकार से क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है, तो वो मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई। वो ट्रिक क्या है, सुनिएगा। भावना के भाई, भावना के भाई, तो भावना से भावनात्मक उद्देश्य याद आया। भावना के भाई अनूप, भावना के भाई अनूप, तो ऐसे अनुग्रहण अनुक्रिया अनुमूल्यन, यानी ए वाले 3 वर्ड हो गए ना, अनुग्रहण हो गया, अनुक्रिया हो गया, अनुमूल्यन हो गया। पै से क्या याद आएगा, प्रत्ययीकरण। तो भावना के भाई अनूप का व्यवसाय क्या है, चरित्र बनाना, तो व्यवसाय से व्यवस्थापन याद आएगा और चरित्र से चरित्र याद आ जाएगा। तो बताओ भावनात्मक उद्देश्य में कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं, और इन स्तरों के अंदर आपको कौन कौन से वर्ड्स याद रखने हैं, अनुग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्ययीकरण, व्यवस्थापन और चरित्र निर्माण। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा चरित्र निर्माण निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है, तो आप बताओगे भावनात्मक उद्देश्य। तो मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई है कि भावना के भाई अनूप का व्यवसाय चरित्र बनाना है, तो भावना से आपको भावनात्मक उद्देश्य याद आ रहा है। ऐसे इस ऐसे ये ए वाले 3 वर्ड याद आएंगे, अनुग्रहण, अनुक्रिया और अनुमूल्यन। पै से क्या याद आएगा, प्रत्ययीकरण। व्यवसाय से क्या याद आएगा, व्यवस्थापन, और चरित्र से चरित्र याद आ ही जाएगा। तो ये था भावनात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं क्रियात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण। तो देखिएगा, क्रियात्मक उद्देश्य के भी 3 स्तर हैं, निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर। निम्न स्तर में क्या क्या आता है, उद्दीपन और कार्य करना, उद्दीपन और कार्य करना। मध्य स्तर में आता है नियंत्रण एवं समायोजन, नियंत्रण एवं समायोजन, और उच्च स्तर में आता है स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। तो इसको याद करने की भी एक ट्रिक मैंने बनाई है, वो ट्रिक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वो ट्रिक क्या है, 19 नंबर का स्वभाव बनाओ। सर क्या मतलब है इस बात का, देखो मतलब कुछ नहीं है भैया, सिर्फ याद करने के तरीके मैंने बना रखे हैं। अगर आपको तरीके अच्छे लगें तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप किसी दूसरे तरीके से इसको याद करते हैं, दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। 19 नंबर का स्वभाव बनाओ, 19 नंबर का क्या बनाओ, स्वभाव बनाओ। ऊ से उद्दीपन, ऊ से उद्दीपन। नी से नियंत्रण, नी से नियंत्रण। ये देखिएगा, मैं इसको आपको बताता हूँ। ऊ से उद्दीपन, नी से नियंत्रण, से समायोजन। 19 नंबर का क्या बनाओ, स्वभाव बनाओ। स्वभाव से क्या आया, स्वाभाविकरण। वह इसकी क्या डालो, आदत डालो, आदत डाल ली सर, ताकि जीवन की क्रियाविधि, क्रियाविधि से क्या मतलब है, क्रियात्मक, क्रियाविधि से क्या है मतलब क्रियात्मक, तो जीवन की क्रियाविधि अच्छे से चल पाए। तो समझ में आया होगा, याद हुआ होगा। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, याद आपको करना पड़ेगा, तरीके मैं आपको बताता जाऊंगा। चलिएगा आगे हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा के लिखा हुआ है, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर द्वारा ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्यों में संशोधन किया गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्यों में संशोधन किसने किया, किस महाविद्यालय ने किया, तो क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर द्वारा ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्यों में संशोधन किया गया। इन्होंने विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन के स्थान पर सृजनात्मकता शब्द का प्रयोग किया। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय ने क्या किया, विश्लेषण, संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, विश्लेषण का मतलब होता है छानबीन करना, और मूल्यांकन का मतलब आप समझते ही हैं। विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन के स्थान पर
किस शब्द का प्रयोग किया गया, ये क्वेश्चन बन सकता है रीट एग्जाम के अंदर। तो आप याद रखिएगा, सृजनात्मकता शब्द का उपयोग किया गया। सृजनात्मक व्यक्ति की सृजनात्मकता है ये, इसको आप सही कीजिएगा, यहाँ पे ता लगा लेना। सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए हो, वह जिन्हें पहले से ना जाना जाता हो। चलिएगा, अब हम बात करेंगे विज्ञान के उद्देश्यों की। तो देखिएगा, विज्ञान के उद्देश्य हम पढ़ रहे हैं। विज्ञान के उद्देश्य, पहला उद्देश्य है बालक के अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास करना। जिज्ञासा प्रवृत्ति या जिज्ञासु प्रवृत्ति, जो भी आप माने। तो विज्ञान का जो पहला उद्देश्य है, विज्ञान का पहला उद्देश्य है बालक के अंदर किस प्रकार की प्रवृत्ति का विकास करना? जिज्ञासु प्रवृत्ति या जिज्ञासा वाली प्रवृत्ति का, जिज्ञासा वाली कर लीजिएगा आप इसको, या जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। अनुसंधान करने की प्रवृत्ति विकसित करना। दूसरा उद्देश्य है अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है नई खोज करना, नए प्रयोग करना। अनुसंधान करने की प्रवृत्ति विकसित करना। तीसरा उद्देश्य है बालकों को वैज्ञानिक साक्षर बनाना। तीसरा उद्देश्य क्या है? बालकों को वैज्ञानिक साक्षर बनाना। चौथा उद्देश्य है विज्ञान के ज्ञान को बालकों के व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। विज्ञान के ज्ञान को बालकों के व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। अंधविश्वास से मुक्ति दिलाना, ये भी विज्ञान का एक क्या है? उद्देश्य है। बालकों को आत्मनिर्भर बनाना। बालकों को क्या बनाना? आत्मनिर्भर बनाना। विद्यार्थियों को विज्ञान के विषय का अन्य विषय के साथ सहसंबंध बताना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, कि विज्ञान का संबंध कौन कौन से विषयों से है। तो विज्ञान का संबंध तो सभी विषयों के साथ है। चलिएगा, किसी कार्य को करने के लिए वैज्ञानिक तरीका प्रदान करना। बालकों की सोच कैसी कर देना? व्यापक कर देना। व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की आदत का विकास करना। अब देखिएगा, ये थे विज्ञान के उद्देश्य। बालकों के अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास करना, अनुसंधान करने की प्रवृत्ति विकसित करना, बालकों को वैज्ञानिक साक्षर बनाना, विज्ञान के ज्ञान को बालकों के व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, अंधविश्वास से मुक्ति दिलाना, बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, विद्यार्थियों को विज्ञान के विषय का ज्ञान अन्य विषय के साथ सहसंबंध बताना, किसी कार्य को करने के लिए वैज्ञानिक तरीका प्रदान करना, बालकों की सोच कैसी करना? व्यापक करना, और व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की आदत का विकास करना। नोट लगा के एक बात लिखी हुई है, बालकों को वैज्ञानिक बनाना विज्ञान का लक्ष्य है, न कि उद्देश्य। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि बालकों को वैज्ञानिक बनाना विज्ञान का क्या है? लक्ष्य है, न कि उद्देश्य। ये क्वेश्चन आपसे रीट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि बालकों को वैज्ञानिक बनाना विज्ञान का लक्ष्य है या उद्देश्य है। तो आप बताएंगे ये क्या है? लक्ष्य है, न कि उद्देश्य। चलिएगा, अब देखिएगा, हम बात करेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य की या ज्ञान की। तो इसके अंदर आपको दो शब्द याद रखने हैं, एक तो प्रत्यास्मरण और एक प्रत्याभिमान। प्रत्यास्मरण का मतलब है तथ्य, चिन्ह, प्रतीक आदि पहचान करना। तथ्य, चिन्ह, प्रतीक, पहचान आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और प्रत्याभिमान के अंतर्गत आता है परिभाषा, सूत्र, क्रियाविधि, नियम, सिद्धांत आदि। तो प्रत्यास्मरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तथ्य आते हैं, चिन्ह आते हैं, प्रतीक आते हैं, पहचान करना आदि आती है। प्रत्याभिमान के अंतर्गत आता है परिभाषा, सूत्र, क्रियाविधि, नियम, सिद्धांत आदि। चलिएगा, अब हम बात करते हैं अवबोध यानी अवबोधात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसका मतलब होता है जानना। इसके अंतर्गत आता है अंतर करना, तुलना करना, संबंध स्थापित करना, वर्गीकरण करना, संग्रह करना या संश्लेषित करना, सूची बनाना, व्याख्या करना, स्पष्ट करना, वर्णन करना, अर्थ बताना, अपने शब्दों में कहना, विश्लेषण करना, उदाहरण देना, त्रुटि का पता लगाना, अनुमान लगाना
ETC अवबोध के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब बातों को आपको एक बार रीड आउट कर लेना है, और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर से बन सकते हैं। बाकी एक बार आपको इसकी रीडिंग लगानी है और इसको याद करने का प्रयास भी करना है। 2-4 बार आप इसे पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा कि ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन से 2 शब्दों को शामिल किया गया है, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिमान। और अवबोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ये सारी बातें रखी गई, जिसमें अंतर करना, तुलना करना, संबंध स्थापित करना, वर्गीकरण करना, संग्रह करना, संश्लेषित करना, सूची बनाना, व्याख्या करना, स्पष्ट करना, वर्णन करना, अर्थ बताना, विश्लेषण करना, उदाहरण देना, त्रुटि का पता लगाना, अनुमान लगाना आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। चलिएगा, अब हम बात करेंगे ज्ञानापयोगात्मक उद्देश्य की या ज्ञानोपयोग की या अनुपयोग की। प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में क्या करना, उपयोग करना। जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया विज्ञान को पढ़ करके, उसको दैनिक जीवन में क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है, यूज़ करना होता है। प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थितियों एवं संबंधित समस्याओं में क्या करना, उपयोग। जो भी आपने विज्ञान को पढ़ के नया ज्ञान प्राप्त किया है, उससे नवीन परिस्थितियों को, संबंधित समस्याओं में क्या करना है आपको, उसमें उसको उपयोग में लाना है। प्राप्त ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालना, विधि का चयन करना, प्रयोग करना, त्रुटि में सुधार करना आदि। चलिएगा, अब हम बात करते हैं कौशल की या कौशलात्मक उद्देश्य की। कौशल बराबर होता है किसी कार्य में क्या होना, दक्ष होना। तो सरलता, शीघ्रता व शुद्धता से कार्य करना एवं गणना करना इसके अंतर्गत आता है। उपकरणों को व्यवस्थित करना, सुंदर चित्र, चार्ट, मॉडल आदि बनाना, सारणी बनाना, प्रयोगों को कुशलता से करना, लेखाचित्र पढ़ना एवं बनाना। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, कौशल के अंतर्गत आते हैं। सारे कौशल वाले काम ये सरलता, शीघ्रता व शुद्धता से कार्य करना एवं गणना करना, उपकरणों को व्यवस्थित करना, सुंदर चित्र बनाना, चार्ट बनाना, मॉडल बनाना, सारणी बनाना, ये सब आपके कौशल को बताने वाली क्या हैं, बातें हैं। चलिएगा, हम बात करते हैं अभिरुचि की। तो देखिएगा, अभिरुचि के अंतर्गत आता है बच्चों की विषय में रुचि जागृत करना। बच्चों की विषय में क्या जागृत करना, रुचि जागृत करना। स्वयं के द्वारा स्वयं के द्वारा कार्य किया जाना, विद्यार्थी एवं अध्यापक विद्यार्थी के मध्य निकटता लाना। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अभिरुचि के अंतर्गत आते हैं। तो ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार मैं अगला टॉपिक लेके कल फिर आऊँगा एक बार आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।